अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। प्रोग्राम के आगाज़ पर हम बात करेंगे कराची में पेश आने वाले मुस्तफ़ा कत्ल केस की, जिसके हवाले से मुसलसल इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ताज़ा तरीन तहकीकात के मुताबिक मुस्तफ़ा कत्ल के मरकज़ी मुलजिम अरमगान जालसाजी के ज़रिए हासिल होने वाली रकम को आगे मुंतकिल करने के लिए मुख्तलिफ मर्चेंट अकाउंट्स को इस्तेमाल करता रहा है, जिसके बाद वो उस रकम को डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था और ये सिलसिला 2017 से जारी था। पुलिस तफ्तीशी अफसर ने आज अदालत को ये बताया है कि गिरफ्तार मुलजिमान अरमगान और शिराज से मनी लॉन्ड्रिंग और मंशियात स्मगलिंग के हवाले से मज़ीद तहकीकात करनी है, जबकि मुलजिमान की जानिब से जिस लड़की पर तशद्दुद किया गया उसे तलाश कर लिया गया है, जिसका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात के हवाले से फैमिली कितनी मुतमईन है और मुलजिमान के हवाले से उनको क्या खदशात लाहक हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजिया आमिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वजिया साहिबा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वजिया साहिबा, आपने कहा। और सबसे पहले तो हमारी दुआएं हैं आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फ़रमाए। और अगर हम आपसे बात का आगाज़ करें तो सबसे पहले तो ये बताइए कि मुस्तफ़ा के लापता होने के बाद आपका पहला शक था क्या? मतलब आपको ये अंदाज़ा था कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है या अगवा हो गया या शिराज और मगान वगैरह से कोई रब्ता हुआ था दरमियान में? कि अक्सर माएँ फ्रेंड्स को फ़ोन करती हैं कि भाई वो तुम्हारी तरफ आया हुआ है या तुम्हारी तरफ आया हुआ है, तो क्या थोड़ा सा अगर आप बता सकें। मुस्तफ़ा के लापता जब हुआ उसके 6:40 से लेकर 9:30 बजे तक हम श्योर हो गए थे कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है जो मुस्तफ़ा राब्ते में नहीं है। तो ऑफ कोर्स हमारा पहला तो काम यही था कि हम हॉस्पिटल्स चेक करें, हम थाने चेक करें, क्योंकि दोस्त हैं 9:30 बजे तक इकट्ठा कर चुकी हुई थी सब दोस्तों को। अच्छा, ठीक है। पूरी रात हम मुस्तफ़ा को ढूंढते रहे। 3 बजे हमने एक पुलिस से रिक्वेस्ट की कि कोई वायरलेस वगैरह चला दीजिए, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो हम खुद ही सारे थानों में कि कोई गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, इस तरह तलाश जारी रखी। फिर अगले दिन 12 बजे एक टेंटेटिव कंप्लेन दर्ज हुई, CPLC को जमा करवाई, क्योंकि मिसिंग पर्सन्स पे वही काम करते हैं। ठीक है। रात को 10:30 बजे FIR कटवाई। FIR कटवा कर जो जिस क्योंकि मुस्तफ़ा का फ़ोन मिल ही नहीं रहा था और चल ही नहीं रहा था, तो हमने जो मुस्तफ़ा का जिस नंबर से व्हाट्सएप चलता है वो सिम, और जो उसके नोकिया फ़ोन में सिम थी, हमने वो सिम निकलवाई। उसके वालिद के नाम सिम थी, उसके जो जैज़ डिवाइस जिससे उसका व्हाट्सएप वो नॉन PTA फ़ोन चलता था वो सिम मेरे नाम थी, वो तो मैंने नहीं निकलवाई है। बहरहाल जो व्हाट्सएप जिससे चलता था और जो सिम उसके फ़ोन में थी, हमने वो सिम निकलवाई। सारे कॉन्टैक्ट्स आ गए। वैसे तो सारे क्लोज दोस्तों के नंबर्स मेरे पास थे ही, तो मैं उनको, वो तो मेरे साथ सारी रात ढूंढ ही रहे थे। ठीक है। हमने FIR कटाने के बाद भी पुलिस से पे हमने डिपेंड ही नहीं किया। पुलिस का रवैया से हमें पता ही था किस तरह होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, जैसे DHA सर्वेलेंस कैमरास की का एक्सेस हमारे पास नहीं है, वो जब तक पुलिस का FIR का हो। इस तरह से कुछ चीज़ें थी जो पुलिस के ही दायरे में होती हैं, जो वो नहीं कर रहे थे। ठीक है। मैंने सारे दोस्तों को फ़ोन करती रही। ये मैं बहुत सारे जगहों पे बोल चुकी हूँ कि जिस तरह सब लड़के लड़कियों ने अरमगान का नाम ले लिया था। ठीक है। प्लीज़ ये नहीं पूछिएगा, क्योंकि जिस तरह में सब ही डर गए हैं, सभी डरते हैं इस आदमी से। उन्होंने कहा अरमगान ऐसी हरकतें करता है, मुस्तफ़ा से उसकी वैसे भी बनती नहीं है, मुस्तफ़ा के साथ की लगी रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस अरमगान को भी फ़ोन किया। ये सिलसिला चलता रहा 24 तारीख तक। फिर रैंसम कॉल आई। CPLC और ABCC ने बहुत एक्टिवली जैसे रैंसम कॉल्स को ट्रेस करने की कोशिश की। बड़ी अजीब सी स्ट्रेंज सी रैंसम कॉल थी। अच्छा। जिसके पास, हाँ जी, उस रैंसम कॉल में ये था कि हम कोई सबूत नहीं देंगे कि तुम्हारा बच्चा है कि नहीं है, तुम बस आप हमें पैसे दें। हाँ, पैसे दो और अपनी चीज़ ले जाओ। तुम आओ और पैसे दो और अपनी चीज़ ले जाओ। तो CPLC भी बहुत परेशान हो, जो कि एक्सपर्ट है ऐसी चीज़ों केसेस को हैंडल करने में, कि ये तो बहुत अजीब सी है, कोई इट डज नॉट मेक, कोई इसका सेंस नहीं बन रहा।
बहरहाल मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि जी जिस तरह से आप मुस्तफ़ा को पहले ढूंढ रहे थे CPLC वगैरह जैसे पहले डे 1 से मुझे हेल्प आउट कर रही थी, आप अब CIA के साथ काम करें क्योंकि वो बहुत एक्टिव है। उनका जो है केस क्रैक करने का जो परसेंटेज है इज़ लाइक 90%। ठीक है। और यही हुआ, इन्होंने मेरे शक व शुबहात को करते कराते 8 तारीख को अरमगान के जो हमारे पास चीज़ें थी अरमगान के लिए पे घर पे रेड करने के एक इनफ एविडेंस थे, तो अरमगान को रेड किया, अरमगान पकड़ा गया। अरमगान के बाद शिराज पकड़ा गया, शिराज के इसने अपना कन्फेशन दिया, फिर अरमगान का कन्फेशन आया और मेरे बच्चे की हकीकत खुली कि किस तरह से, किस जुल्म के साथ, कितनी अजियतें देकर इस जानवर ने उसको मारा। कुछ स्टोरीज़ वजिया साहिबा ऐसी होती हैं कि हम कवर तो इसलिए करना चाह रहे होते हैं कि हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जहन पे बोझ होता है कि भाई हम अपनी आवाज़ उस विक्टिम के लिए उठाएं जो तकलीफ़ जिसने सही, लेकिन कुछ स्टोरीज़ में अल्फाज नहीं होते कि हम किसी विक्टिम के साथ या उसकी फ़ैमिली के साथ इजहार यकजहती कैसे उसको तसल्ली या हौसला दें। हमारे पास भी इस वक्त अल्फाज नहीं हैं और हम दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए भी, मुस्तफ़ा के लिए भी, उसकी मग़फ़िरत के लिए। और यकीनी तौर पर जो हमने भी डिटेल्स पढ़ी और जो तकलीफ़ से वो गुज़रा है आखिरी अपने वक्त में, तो उससे तो पढ़ के हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। अब वजिया साहिबा जो इन्वेस्टिगेशंस अब जिस मोड़ पर आ गई हैं और जो अदालत का रोल आपने देखा, जिस तरह से वो जुडिशल रिमांड वाली कहानी और जुडिशल से फ़िज़िकल और फ़िज़िकल से जुडिशल कुछ अजीब सी वो भी एक स्टोरी हुई, उसके बाद वो जज साहब चले गए, अपने ओहदे से हटा दिए गए। अब आपका ये जो सारा केस है ज़ाहिर है अदालत में तो है, लेकिन आप मुतमईन कितनी हैं, कौन से इदारे से आपकी तवक्कुआत ज़्यादा वाबस्ता हैं और कौन से इदारे पे आपको इत्मीनान ज़्यादा है कि हाँ भाई इन्होंने हमारी मदद ज़्यादा अच्छे तरीके से की, हमारी बात सुनी, हमें समझा, और किन के हवाले से खदशात हैं आपके? देखिए जी मेरा तो सिर्फ एक मर्डर केस है ना, तो मेरा तो सिर्फ एक ही इदारे से ताल्लुक़ है, CIA से, ABCC जिन्होंने जो मेरा केस हैंडल कर रही थी, जिसके साथ CPLC काम कर रही थी। तो जो बाकी केसेस चल रहे हैं कि जी अब FIA या JIT बनेगी या जो XYZ हर एक पंडारा बॉक्स खुलता जा रहा है, मेरा तो उनसे ताल्लुक़ नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक अपने बच्चे के मर्डर से ताल्लुक़ है। ठीक है, उसका कत्ल हुआ है, मुझे उसी पे ही फोकस रहना है। इसका FIS इसको हैंडल नहीं करता है, इसको CTD हैंडल नहीं करता है, इसको और दूसरे इदारे हैंडल नहीं करते हैं, इसको सिर्फ एक पुलिस का जो ये CIA है या इस तरह के इदारा हैंडल करता है। तो इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बहुत जो है ना कोऑपरेट किया मुस्तफ़ा को ढूंढने में भी। अच्छा, ठीक है। और अभी भी जो ये वेरी फेयर तफ्तीश कर रहे हैं। देखिए अब अरमगान के साथ बहुत सारी चीज़ें अगर जुड़ी हैं और वो खुलती चली जा रही हैं तो मैं अपनी कंसंट्रेशन उन पे नहीं लगाती हूँ। उनकी फैमिलीज ने आपको रीच आउट किया वजिया साहिबा? नहीं। अच्छा। नहीं, बस एक दिन पहले दिन जब पहले दिन इसको पेश किया था ATC कोर्ट में, तब इनकी वालिदा मेरे पास थोड़ा मुख्तसर सा आई थी सुलह सफाई के सिलसिले में, लेकिन उसके अलावा कभी कोई ऐसी मेरी उनसे किसी से भी राब्ता नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आज तो 6 रुकनी JIT भी बन गई है, उस JIT के हवाले से आपके अपने क्या तासुरात हैं? इस स्टेप से मुतमईन हैं? अच्छी बात है, जो चीज़ें इस हैवान से निकले, इस हैवान की एक सोशल क्लेंजिंग हो, मैं उस चीज़ से बिल्कुल खुश हूँ कि मेरा बेटा जो है उसका ना जो इसका ये जिस तरह से इसने कत्ल किया, जिस तरह मेरे बेरहमी से मेरे बच्चे को मारा, ठीक है, और लेकिन वो इसको एक्सपोज कर गया। बिल्कुल ठीक है, इसको दुनिया के सामने एक्सपोज कर गया, जो कि 1-1.5 साल से डिफेंस के एक प्राइम लोकेशन पे बैठ के जो कर रहा था, वो मेरा उस पर कमेंट करने का हक नहीं बनता है। मेरा कमेंट मतलब जहाँ पे उसी घर के अंदर से जहाँ पे मेरे बेटे का कत्ल, जहाँ टॉर्चर किया,
और फिर उसको बलूचिस्तान जाके कत्ल किया। बिल्कुल सही है। अच्छा वजिया साहब, आपका एक और बयान भी मैं पढ़ रही थी जिसमें कि आपने ये भी कहा है कि जिस लड़की की बेसिकली उसके 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 कहने पर इन दो लड़कों ने मुस्तफ़ा को कत्ल किया, और बेसिकली वो कह नहीं, लें कि मैंने उसने ये नहीं वर्गलाया। कहा था इंस्टिगेट, हाँ, देखिए वर्गलाया ये वाला नहीं, थोड़ा सा बताइए मेरे से बताइए। भी हाँ, नहीं नहीं, कुछ आप हम कुछ बिल्कुल क्लैरिटी जज्बात के साथ में बताइए। उस वक्त मुस्तफ़ा की खबर आने के बाद शायद मेरे से भी कुछ चीज़ें गलत निकल गई होंगी, मैं ये नहीं कहती हूँ। ठीक है। देखिए जी, इस चीज़ को मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ। मसला ये था उस लड़की बच्ची के साथ, उस बच्ची को किसी का कॉल आया था और उसने उस बच्ची को कहा था कि मुस्तफ़ा इज डेड। अच्छा, ये बात है। ठीक है। मुझे मैसेज जो रिसीव हुआ उसका स्क्रीनशॉट जब मुझे शेयर हुआ, वो मुझे 14 तारीख को मुझे पहुंचा था उस लड़की के थ्रू हम्म। स्क्रीनशॉट कि मुस्तफ़ा इज डेड। मेरा मकसद उसको नॉमिनेट करने का ये था क्योंकि पुलिस के पास तफ्तीश थी। मुझे सवाल करने का किसी को अब वो ख़त्म हो गया था कि मैं किसी के घर जाऊं, दरवाज़ा खटकाऊं और उनको कहूँ कि बच्चे बैठो और मेरे सवालों के जवाब दो। तो और इतनी बड़ी बात उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि मुस्तफ़ा इज़ डेड। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि उस बच्ची से पूछा जाए कि कौन से नंबर से कॉल आई, उसको कैसे पता चला? ठीक है। किस उसको किस तरह से पता चला, उसको ये इंफॉर्मेशन कैसे आई, अगर सही आई गलत आई वो तो बात की बात है। ठीक है, हम तो जिंदा मुस्तफ़ा ढूंढ रहे थे। ठीक, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही थी जो उसने ये बताई भी, लेकिन एक मुस्तफ़ा से जुड़ी हुई चीज़ तो थी ना। बिल्कुल सही है। तो अब आपकी तो नॉमिने अब भी आप चाहती हैं कि वो आकर बताए, क्योंकि वो तो अब बच्ची अब जो क्या है वो बताएगी, बाहर है, अब क्या, वो तो पाकिस्तान में अब है क्या, नहीं। अब कुछ, अब तो मैंने खुद ही ढूंढ लिया। अब तो मैंने अपनी CPLC की हेल्प से हमने खुद ही ढूंढ लिया। ठीक है, तो यानी कि वो पुरानी बात थी, अब तो डिटेल्स खासी सामने आ गई हैं कि क्या हुआ। बिल्कुल सही है। अब ठीक है। तो कातिल सामने आ गया, कल्प्रिट सामने आ गया। ठीक है। अब जाहिर जी, है इंसाफ और स्पीड से इंसाफ मिलने की तवक्को है आपको, क्योंकि जाहिर है इस केस पर पूरे मुल्क की नज़रें हैं। तमाम माएँ, मुझे पता है कि आपको देख भी रही हैं, आपके लिए दुआएं भी कर रही हैं, और ख़ुद भी लर्जी हुई हैं इस केस में जो तफ्तीश और जो भी डिटेल सामने आई हैं उससे। कोई माँ बाप ये चाहते नहीं है कि उनके बच्चे के साथ, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जैसा हो, माँ माँ होती है, ये तो बात, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। अब आपकी ख्वाहिश और आपकी तवक्कुआत क्या हैं? जस्टिस मिलता हुआ देख रही हैं? कोई अपील किसी से करना चाहती हैं? मीडिया से कुछ कहना चाहती हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहना चाहती हैं? वैसे तो बड़े हाई लेवल पे लोग इन्वॉल्व हैं। CM सिंध भी इस केस को खुद भी देख रहे हैं, आज उन्होंने ब्रीफिंग भी ली बिल्कुल। थी IG सिंध साहब से। लेकिन किसी से कुछ कहना चाहती हैं? कोई अपील है, कुछ है? द प्लेटफॉर्म इज़ योर वजिया साहिबा। देखिए, तो ये मुस्तफ़ा के साथ ये हुए साने के बाद ना, जब जब मैं प्रोटेस्ट पे या मैं जब कब्रिस्तान जाती हूँ, अगर कोई ख़वातीन होती है ना, वो रो रही होती है मेरे साथ, मुझे गले लगा के रो रही होती हैं, ऐसे जैसे, मतलब ये वो तकलीफ़ है जो मैंने तो मुझे तो हुई, लेकिन एवरी वुमन, एवरी मदर, हर माँ लिटरली इस तकलीफ़ पे रो रही है, वो कनेक्ट कर रही है इससे कि मतलब 23 साल का हंसता बोलता मस्ती से भरा हुआ बच्चा, मतलब तुम गोली मार के एक दफा मार देते हैं भाई, या तुम उसको जिस तरह लड़की को मार के हॉस्पिटल भिजवा दिया था, इसको गाड़ी के समेत बाहर घर के छोड़ देते, कहीं कुछ कर देते। मतलब तुमने कितनी अजियतें दी, दे के मेरे बच्चे को मारा है। बस अल्लाह मियां से दुआ है और इस सिस्टम पे से थोड़ी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा मेरे बेटे का, अरमगान को सज़ा मिलेगी। मीडिया के लिए तो 4-5 दिन के बाद, थोड़े अरसे बाद कोई नई न्यूज़ आ जाएगी। ये केस अगर सालों भी चलेगा तो मैं इस केस को एंड तक, जब तक हो सकता है नहीं, बल्कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक केस ख़त्म नहीं होता है, जब तक इसको मैं अंदर रख सकती हूँ, मैं केस लड़ती रहूँगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वजिया आमिर साहिबा नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी, आमिर की वालिदा, और उनका मौक़िफ़ आपने सुना। कुछ केसेस, कुछ स्टोरीज़ मीडिया की ऐसी होती हैं जो हमें कवर करनी होती हैं, और बाज़ औक़ात हमें कवर इसलिए भी करनी होती है कि हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी होती है। कभी कभी एक
इंसानियत के तौर पे हमारा दिल करता है कि हम इस पर बात करें, लेकिन कुछ चीज़ों के हवाले से आप स्पीचलेस हो जाते हैं, आपके पास अल्फाज नहीं रहते कि किस हद तक बर्बरियत मुआशरे में, किस हद तक नफ़रत, किस हद तक सफाकियत फैली हुई है हमारे अंदर बतौर इंसान, कि हमें इतना भी एहसास नहीं होता कि चलो हमारी किसी के साथ कितनी ही लड़ाई हो, कितना ही फड्डा हो, कितनी ही नफ़रत हो, किसी की ऐसी सफाकियत से जान ही ले लेना कि पहले उसको टॉर्चर किया, उसके जिस्म पर इतने घाव दिए कि वो ना खड़ा हो सके, ना वो उठ सके, ना वो होश में हो, तकरीबन वो बेहोश ही हो, और उसके बाद फिर हम उस गाड़ी को ले जाएं, उसको गाड़ी में डाल के दूर कहीं ले जाएं ऐसे इलाके में जहाँ किसी का गुज़र ना हो, और फिर हम उसकी गाड़ी को आग लगाएं, और बल्कि आग लगाने से पहले उसको ये कहें कि अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ। यानी कि हम सैडिस्टिक एक माइंडसेट को लेके अपने यहाँ परवान चढ़ा रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं। मेरी अपील है, मेरी हाथ जोड़कर वालिदैन से ये अपील है कि अपनी औलादों को, अपने बच्चों को वो तरबियत दें कि जिससे वो अगले का एहसास करें। चाहे नफ़रत हो, इंसान के जज्बात हैं, गुस्सा आता है, नफ़रत होती है लोगों से, लेकिन जान लेना, इस हद तक सफाकियत, इस चीज़ को वालिदैन को, तरबियत को ही ख़त्म करना होगा। ये सज़ाएँ बेशक हो जाएंगी, सज़ाओं से ये चीज़ शायद उस हद तक काउंटर ना हो सके जिस हद तक के वालिदैन, एक माँ अपनी औलाद को नरम दिल बनाती है, उसको मोहब्बत प्यार सिखाती है, क्योंकि बच्चा पैदा बड़े साफ़ दिल के साथ होता है। दुनिया में वो आके वो नफ़रत सीखता है, दुनिया में वो आके लोगों से वो मखासमत रखता है। तो एक माँ की तरबियत इस सारे केस में बड़ी अहम है। मेरी वालिदैन से अपील है कि अपनी औलादों को नरम दिली सिखाएं, माफ़ करना सिखाएं, दरगुजर सिखाएं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही बाहर होने वाली पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान होने वाला आखिरी ग्रुप मैच आज बारिश बहाकर ले गई, और इसके साथ ही एक और आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी ने क्रिकेट फैंस के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच आकिब जावेद टीम सिलेक्शन पर वजाहतें दे रहे हैं और बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं बेसिकली, कि ख़राब परफॉर्मेंस दिखाने वाले खिलाड़ियों को टीम से निकाल कर अंडर 19 के प्लेयर्स को क्या शामिल करना है हमने, और दिस इज़ द बेस्ट दैट वी हैव गॉट। ये बात भी उन्होंने की है कि ये हमारा बेस्ट है भाई, ये हमारा एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी दिखाने के बाद इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी हुई है और अब आगे जाने का मुमकिन रास्ता क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्या हैं टीम में, आइडेंटिफाई करेंगे इस सेगमेंट में। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दी वेरी टैलेंटेड, वेरी पॉपुलर क्रिकेट एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर्जरी सर? डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, कोई बताएं, कोई कार्डियक स्पेशलिस्ट चाहिए, अभी आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चाहिए, ऑर्थोपेडिक चाहिए, क्या चाहिए? आपको जेनेटिक इंजीनियर चाहिए जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके डीएनए बदले। किसका? एक तो आपकी जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है उनमें अब थोड़ी सी टाइम आ गया है कि दे शुड रियलाइज कि अब एपैथी को ख़त्म करें, और दूसरा आप मान जाएं वो जो हरभजन कहता था ना, वो हरभजन पिछली बातें ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त इररेलेवेंट हो गई है मॉडर्न क्रिकेट के साथ। वाइट बॉल और रेड बॉल, और अगर आप समझते हैं कि ये टॉप टीम्स में से है तो सॉरी, ये बॉटम ऑफ द टेबल टीम्स में से है। तो एक तो ये रियलिटी हमें मान लेनी चाहिए। सेकेंडली भी आपने बात की कि आकिब ने एज हेड कोच कहा है कि दिस इज़ द बेस्ट वी हैव। इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वी हैव, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए। फिर 23 बिलियन का जो है वो टॉम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहिए था, वो जो गद्दाफी स्टेडियम बनाया है, क्योंकि ताजमहल भी जो लोग समझते हैं कि वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो है तो किसी की टॉम भी ना जी। तो ये पाकिस्तान, हाँ, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का मकबरा ही बन रहा है फिर, बिकॉज जो आपका फोकस होना चाहिए था वो आपकी रेलेवेंसी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट पोलराइज हो गई। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड टू सम एक्सटेंट साउथ अफ्रीका, ये टीमें फ़र्क हो गई। ये क्यों फ़र्क हो गई? ये प्रोसेस ड्रिवन है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ बनी है, मेरिट टीयर सिस्टम से आई है, मेरिट है, साइंटिफिक इंटीग्रेशन हुई है टूल्स की, ये डाटा पे रिलाई करते हैं, रियल टाइम डाटा पे रिलाई करते हैं, बायोमैकेनिक्स पे करते हैं, ये अपना इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, सुपर स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं, और ये उसके साथ फिर एक अपना एक फ्रेमवर्क में ये क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल सही। क्रिकेट होगी मुश्किल, क्रिकेट होगी तेज़। सही है। अच्छा, अब हमारा जो खित्ता है, रीजनल टीम्स की अगर हम बात करें तो कल जो अफगानिस्तान ने किया और इंग्लैंड जैसी टीम के साथ किया, इंग्लैंड की टीम को मैं तो कम से कम, ऑल्दो मेरी क्रिकेट की नॉलेज ज़रा लिमिटेड है, लेकिन सेकंड बेस्ट आफ्टर इंडिया ये मानी जाती है, बड़ी अच्छी गेम वो खेलते हैं। उनको अगर अफगानिस्तान ने उड़ा के बाहर फेंक दिया, हाँ ये ज़रूर था कि दे एड, मतलब उन्होंने अच्छी फाइट पुट की,
लेकिन क्या उन्होंने भी हमें रिप्लेस कर दिया है रीजनल टीम्स में? मतलब ये इंडिया भी- के बाद पाकिस्तान ये हुआ भी- करता था, ये भी या अब- साथ साथ बराबर होते थे, तो अब क्या इंडिया के बाद ये अफगानिस्तान भी है? अब ये भी हम बड़ी क्लियर हेडेड बात कर लेते हैं। नंबर 1 इस रीजन में इंडिया, नंबर 2 अफगानिस्तान। श्रीलंका ने अभी तक, क्योंकि वो टोटल नंबर 8 पे आई नहीं अभी, टॉप 8 में नहीं है। बांग्लादेश पाकिस्तान फारिग हो गए। यानी कि हम बांग्लादेश श्रीलंका के साथ ब्रैकेट हो अब गए हैं बस। काउंटर आर्गूमेंट ये है कि अफगानिस्तान के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग कहते हैं, हाँ। ठीक है, और वो तो जो उधर क्रिकेट नहीं खेल सकते, उधर तो स्टेबिलिटी नहीं है। उनकी थोड़ी सी फिलॉसफी फ़र्क है। अच्छा, They are a nation who is striving to become social introduction in the world. They have one man called Rashid Khan, जो कि क्रिकेटर तो बड़ा है ही है, पर वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, ही इज़ मच मोर देन दैट। वो एक उनका एम्बेसडर है, जो कि उनका एक क्रिकेटिंग फादर है, जिसने उनकी क्रिकेट को प्रोलिफरेट Inspiration दी करवाया है, इंस्पिरेशन दी है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेके देता है और प्लेयर्स को बनाता है और IPL में लेके गया। अच्छा, नबी, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद साहब, नबी नबी। का कंट्रीब्यूशन बहुत है। दूसरा उनकी जो वॉरियर ब्लड है और नेवर टू लूज, एंड दे नो Do and die. Do or die. दे नो हाउ टू सेलिब्रेट एंड दे प्ले विद कन्विक्शन। उन्होंने एक ही कोच रखा हुआ है, जोनाथन ट्रॉट, जो कि 2022-23 से इंग्लिश है बेसिकली। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में अजय जडेजा को रखा, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड सेवियस्ट फील्डिंग ब्रेन, इस बार यूनुस खान को रखा। ना यूनुस खान, और उनके बैट्समैन ने 177। हम यूनुस खान को नहीं रख सकते, क्योंकि हम यूनुस खान हमारे में फिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं फिट हो सकता? क्योंकि यूनुस खान सच बोलता है, क्योंकि यूनुस खान मेरिट का आदमी है, क्योंकि यूनुस खान हाई ऑन इंटेग्रिटी है, गोरा भी नहीं है। गोरा भी नहीं है, काम भी उसने पूरा करना है, तो वो हमारे में चल नहीं सकता। फिर अब हमारे साथ डॉक्टर साहब, अब ये सारी डिस्कशन तो आपने कर ली है, अब इसको अगर कूजे में समेटें तो देखें 2-3 अंडर चीज़ें 19 प्लेयर्स वो कहते हैं आकिब साहब खिला नहीं सकते। वो नहीं, अच्छा खिला दें। मैं आके से 2-3 चीज़ें पूछूंगा। एक तो आप ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है, ये टोटली इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पे सिलेक्ट हुई, ये विदाउट मेरिट सिलेक्ट हुई, ये विदाउट अकल सिलेक्ट हुई, कि इसमें बैलेंस ही नहीं था, एक स्पिनर था बिल्कुल। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि जी हमने दूसरा वो, क्योंकि साइम अयूब जो है वो इंजर्ड हो गया था, तो हमने पार्ट टाइम के लिए हमने, क्योंकि खुशदिल बहुत अच्छा स्पिनर था, हमने उसको ले लिया। वाई नॉट सुफियान, जिस सुफियान खेला नहीं हुआ था, तो क्या जो आपने विकेट कीपर सेकंड लिया था उस्मान, वो खेला हुआ था? वो भी नहीं खेला हुआ था। उस्मान को आपने लिया, ओपनर आपका इंजर्ड होता है, और आप उसकी जगह उसको खिला नहीं सकते, कि आपको क्रिटिसिज्म होगा कि वो मेरिट नहीं कर रहा था। आपने जो बेस्ट ऑलराउंडर था आमिर, उसको आपने रखा नहीं, उसकी जगह आपने ऊपर से एक पैरा ड्रॉप करवाया ऑलराउंडर, जैसे 2.2 ओवर्स आपने टोटल में करवाए, फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल की तो जगह। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि ये आकिब जावेद साहब हो गए या बाकी टीम हो गई, वो मान नहीं रही कि भाई ये गलतियां हैं या कोई कॉम्बिनेशन में हमसे कोई गलतियां हुई हैं। अब जब तक आप ज़िंदगी में, ये एक कॉमन फिनोमेना है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है कि इफ़ यू डोंट आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम यू कांट फाइंड इट्स सॉल्यूशंस। शिफा, द प्रॉब्लम इज, लेट अस बी वेरी ब्लंट। एक तो ये है कि देखें, जो भी मैकेनिज्म है, आप जिस मर्जी को चेयरमैन लगाएं, वी आर नॉट बॉदर्ड। बहुत सारी दुनिया के और क्रिकेट बोर्ड्स भी हैं जहाँ पे क्रिकेट से अभी चेयरमैन नहीं लगते, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई एंटरप्रेन्योर होता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, फाइन, और मान लिया हमने। लेकिन वो टीम्स सेलेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो डायरेक्टर था, उसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री थी, जो वो प्रोड्यूस नहीं कर सके थे, और वो हॉर्स रेसिंग की कमेंट्री करते थे। एक जो आपका मतलब लॉयर आया था, वो आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, ठीक हो गया। सो यू आर आस्किंग डॉक्टर्स टू बिल्ड ब्रिजेस, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्रिकेट अब हो गई है, मैंने आपको जैसे कहा, टूल ओरिएंटेड, डिफरेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी में एक मुझे बताएं, डिप्टी कमिश्नर जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट चलाएगा, एक आपका जो ब्यूरोक्रेट है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा। तो आपने तो ब्यूरोक्रेसी चलानी है, तो सेक्रेटेरिएट चलाना है, या आपने एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री चलानी है, जो कि एक गेम है जिसमें बहुत सारी, जिसमें प्रोडक्शन है, ब्रॉडकास्ट है, मीडिया है, राइट्स हैं, जिसमें सिंडिकेशंस हैं, बहुत कुछ है, क्रिकेट ऑपरेशंस हैं, तो वो कौन चलाएगा? तो फिर अब डॉक्टर साहब, ये तो चलें, चैंपियंस ट्रॉफी की तो कहानी हो गई ख़त्म हमारे लिए, ऐसा ही है, ठीक है ना, चैंपियंस ट्रॉफी हैज़ बिन डन एंड डस्टेड विद। अब आगे जो न्यूजीलैंड का टूर आना है 16 मार्च से, आपके साथ यही होता रहेगा। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज से 3, 4, 8 साल, 10 साल पहले जो क्रिकेट है उसकी एक पेस थी, और इंटरनेशनली जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे लड़के होते थे, वो ड्राइव करते थे, वो जब होते थे, वो 1 ऑड मैच जीत जाते थे अपनी ऑन देयर डे। इंटरनेशनल बाकी टीमें भी ऐसी थी जिनमें फ्लेयर, फ्लेबॉयंस होता था, आप लड़ते थे, एक आधा परफॉर्म करके वो जीत गए, एक दिन आप जीत गए। अब वो हो गई साइंटिफिक।
अब हो गई, उसमें टूल्स आ गए हैं, अब वो इतनी साइंटिफिक हो गई कि अब ये समझ लें इट्स ए चेस बोर्ड नाउ, ठीक है। अब आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी जो है, वो जब से उसकी इंजरी की रिहेबिलिटेशन ही प्रॉपर नहीं हुई, उसकी वजह से उसकी बायोमैकेनिक्स खराब हो गई। अच्छा, मैं इस पे फिटनेस पे भी आना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब, जब हम बाकी टीम्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, इवन फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान को देख लें या इंडिया को देख लें, उनकी फिटनेस आप देखें, डोले शोले तो चलो एक साइड की कहानी है कि वो कितना जिम करते हैं, कितनी ट्रेनिंग होती है उनकी, लेकिन उनकी फिटनेस ओवरऑल ही एक अलग लेवल पे नजर आती है आपको कंपेयर टू आर बॉयज। इनकी फिटनेस तो बेचारे बिल्कुल वो लटके हुए, बिल्कुल कमजोर, मुझे कोई टर्मिनोलॉजी नहीं मिल रही कि मैं बताने लगा हूँ। बोर्ड बाजार में बैठा हुआ एक जीपी वो ज़्यादा ठीक कर सकता है या कोई एक सेंट्रल टर्शरी केयर हॉस्पिटल में एक फॉरेन क्वालिफाइड कंसल्टेंट, कौन बेहतर होगा? फॉरेन क्वालिफाइड। हमने तो बोर्ड बाजार के जीपी रखे हुए हैं, हमें तो यही नहीं अभी तक समझ आई कि क्रिकेट बोर्ड में जो इस वक्त इस क्रिकेट की जो इंटेग्रल कंपोनेंट है वो स्पोर्ट्स अम्ब्रेला है। स्पोर्ट्स अम्ब्रेला मीन्स कि इंजरी प्रिवेंशन, इंजरी रिहेबिलिटेशन, प्लेयर वर्कलोड मैनेजमेंट, तो वो आपके स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशनिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपके पास है ही नहीं। एक आपने क्लिफ डेकन रखा हुआ है, 8-10 क्रिकेटर उसने तबाह कर दिए हैं क्योंकि वो साउथ अफ्रीका का है। हमने ये नहीं देखा कि उसका सैम्पल साइज़ क्या था जिस पे वो काम करके आया हुआ था। सो आपकी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है, इट्स ए केस ऑफ मिसप्लेस प्रायोरिटीज़। आपका शाहीन शाह अफरीदी की बायोमैकेनिक्स ख़राब हुई जिसकी वजह से उसकी रिस्ट लॉकिंग नहीं होती, गेंद अंदर नहीं आता, अपर लिम्ब को वो ज़्यादा रोटेट करता है ताकि पेस को जनरेट करे, क्योंकि घुटना वो सस्टेन करने की कोशिश करता है, लैंडिंग ठीक नहीं होती। नसीम शाह की इम्पिंजमेंट हुई है नर्व की, गेंद आगे नहीं पड़ता। साइम अयूब इज अनदर एग्जांपल। तो चलिए शुक्र है कि 1 महीना 1.5 आपको उधर रखना पड़ा, वो इंजर्ड हो गया। अच्छा, मजे की बात ये है कि इजंट इट आयरॉनिक ही इज बीइंग ट्रीटेड इन इंग्लैंड। मुझे आप बताएं कि ही इज नॉट बीइंग ट्रीटेड बाय हिज ओन बोर्ड इन पाकिस्तान। व्हाट डज इट इम्प्लाई? हमारे पास कोई एक्सपर्ट ही नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, या हम करना ही नहीं चाहते, या हमारा माइंड सेट ही नहीं है। तो इन चीज़ों को जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, अच्छा फिर पावर हिटिंग रज़ाक 50 बंदे जी रज़ाक पावर हिटिंग करा देगा। ओ भाई, पावर हिटर रज़ाक बेशक होगा ज़िंदगी में, बहुत बड़ा ऑलराउंडर था, इजी सैवी, उसको बायोमैकेनिक्स आती है। नहीं, उसको बायोमैकेनिक्स का पता है, उसको ये पता है कि उसने कोर कैसे डेवलप करनी है, उसने फ्री लीवर आर्च कैसे करना है, उसने रिस्ट डेवलप कैसे करनी है, बायोमैकेनिकल एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, उसके बाद उसकी एम्प्लॉयमेंट वो करेगा। तो फिर इस तरह तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं, सारी आपने जो बात बताई और जो आइडेंटिफाई भी की प्रॉब्लम्स, अभी रिसेंटली हमने वो जो गोरे हैं गैरी, उनको निकाल दिया। क्यों निकाला बताइए? जेसन क्यों निकाला? किसी ने कभी पूछने की कोशिश की है? बिकॉज दे आर प्रोसेस ड्रिवन, और आप अपने आप को आप इनसिक्योर होते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी इनसिक्योर होते हैं, फिर आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके इंटरेस्ट हो गए हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी उनके साथ ऐसे मिली हुई है। तो वो जब आप एक प्रोसेस ड्रिवन स्ट्रिक्ट आदमी लेके आ जाएंगे तो आपको तो प्लेयर खुद इनसिक्योर होना शुरू हो जाएगा। आपके तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो क्लिफ डेकन को कहते हैं टेप कर दो मैं सुबह खेल लूँ, उनको तो ये रियलाइजेशन ही नहीं होती कि वो अपना करियर कैसे ख़राब कर रहे हैं। तो फिर डॉक्टर साहब, इज इट अ होपलेस केस नाउ कि हमने मॉडर्न क्रिकेट भी नहीं खेलनी, प्लेयर्स की चेंज भी नहीं हो सकती, ब्यूरोक्रेसी, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ तब्दील नहीं हो सकता? तो मॉडर्न क्रिकेट खेलने के लिए ये नहीं है कि मैं आपको इस उम्र में रैंप शॉट सिखा दूँ। मैं अंडर 13, 16, 17 फिर मसल मेमोरी बनेगी, रेपिटेशंस होंगी, फिर रिफ्लेक्सेस बनेंगे, फिर मैं उसमें, अब जैसे आप ऑनलाइन क्लास को देखें, वो क्या क्लासिक खेलता है, गोल्फर शॉट, वो गोल्फर शॉट गोल्फ की शॉट है। इसका मतलब आपने इंटीग्रेट किए, मल्टी डिसिप्लिन इंटीग्रेशन की है बैटिंग में। डेविड मिलर, लियाम लिविंगस्टन, ये लोग लड़के ऐसे खेलते हैं। आप काउ कॉर्नर पे एक शॉट मार के कहते हैं पावर हिटिंग, लंबे छक्के पावर हिटिंग नहीं होती। तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो मैं कह रहा था, जो सबसे ज़्यादती हो गई है कि पहले क्या होता था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में से लड़के निकल के आ जाते थे। ठीक है, अभी आपने मोहम्मद हुरैरा खिलाया टेस्ट मैचेस, आपने कमरान गुलाम खिलाया, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो एक्सपोज हो गए। इसका मतलब इतना बड़ा गैप है आपकी फर्स्ट क्लास में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में। दिस मीन्स कि जब तक अब ये नहीं होएगा कि फूंक मारी और एक मैच जीत गए, अब आपको प्रोसेस के यानी कि अब हमारी वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं चल रही, वो जो तुक्के लग जाते थे हमारे, जीत के तुक्के पे जीत जाते थे हम, वो भी नहीं चल सकता। तो अब सिर्फ मोहसिन नकवी साहब से हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ही सीम्स टू बी अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट ही नीड्स टू डू, एक तो वो जो एक जाल बिछाया हुआ है ना साइक्लिक के लिए हमारे एक्स सेलिब्रिटी सुपरस्टार्स ने,
जो कभी एडवाइज़र बन जाते हैं, फिर मेंटोर बन जाते हैं, फिर वही कोच बन जाते हैं, फिर वही न्यूट्रिशनिस्ट बन घूम रहे जाते हैं सारी उन्हीं में ओहदे। उन एडवाइजरी। अच्छा, फिर 10 साल से उनकी आप सिर्फ वही देख लें कि उन्होंने किया क्या इस क्रिकेट के लिए, उनको करें आप साइड पे, कट फॉर रोल लोग आपको लाने पड़ेंगे, मार्केटिंग वाला करेगा, ब्रांडिंग वाला जिसका करेगा, काम है यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आप लेके आए, ऑपरेशंस करें, और आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी क्रिकेट, पावर को नीचे फैला जो होता क्या था कि जी करप्शन बड़ी होती है नीचे रीजनल लेवल पे, और यार होने दो करप्शन। वो जो चाचे होते थे ना, वो 500 रुपया बर्फ में खाएंगे ना, लेकिन वो 2 लड़के दे देते थे। बिल्कुल सही है, ठीक है। सो आप डिसेंट्रलाइज करो, उनके हाथ में दो, उनको पता है कौन सा कैचमेंट एरिया है, कौन से क्लब का कौन सा लड़का जो है वो मेरा ऊपर आएगा। सही है, बिल्कुल खत्म। अब मुझे बताएं, लाहौर से एक सिलेक्टर आ जाता है जो पीसीबी का होता है, वो आके पिंडी की टीम सेलेक्ट करता है, उसको क्या पता पिंडी का लड़का जो है गुल क्लब का कौन सा है या फलाने क्लब का कौन सा है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, आपको इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको मेरिट लेके आना पड़ेगा, और आपको उन लोगों से जान छुड़ानी होगी जिन्होंने इस क्रिकेट को यहाँ तक पहुँचा दिया। डॉक्टर नुमान ने आज हाथ जोड़ने पर आ गए, 2 हाथ ने नाजरीन। और आपको प्रोसेस लाना। अच्छा, आप पता क्यों नहीं लेके आते? अगर शिफा को एक चीज़ नहीं आती तो वो इनसिक्योर है। बिल्कुल मेरी और अगर नौकरी चली जाएगी, अगर नुमान कोई न्याज को और आती है, काबिल आदमी आ गया तो कहीं बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अब आप जाएं और अब आने दे लोगों को। मैं जाती हूँ नाजरीन, और हम आने देते हैं उन लोगों को जो काबिलियत रखते हैं, जो कैपेसिटी रखते हैं डिलीवर करने की। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर नुमान न्याज साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, और तिया पांचा कह लें, पोस्टमार्टम कह लें, खोल के रख दी इन्होंने क्रिकेट की हमारी सारी प्रॉब्लम्स, और अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है। हम दुआ गो हैं कि किसी तरीके से सॉल्व हो जाए, लेकिन चूंकि प्रॉब्लम चल रही है, चूंकि सर्जरी हुई नहीं है और बीमारी लाहक हुई भी है, तो जब भी कोई बीमारी होती है सेकंड ओपिनियन उस पर बड़ा ज़रूरी होता है। सेकंड ओपिनियन लेने के लिए हम ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, और क्रिकेट के हवाले से ही जो मजीद इश्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और एक सेकंड ओपिनियन लेंगे एक और बड़े मशहूर मारूफ तज्जियाकार जो कि क्रिकेट को बड़े करीब से देखते हैं, जानते हैं। क्रिकेट पाकिस्तान की क्यों इस हद तक ऐसी है कि जिसके हवाले से अब कोई उम्मीद बर नहीं आती और कोई सूरत नज़र नहीं आती वाली कैफियत में हम मुब्तला हैं, और इसके हवाले से हम सेकंड ओपिनियन के लिए जाएंगे क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया मिर्ज़ा इकबाल बेग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम शिफा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो शेर मैंने पढ़ा है ये कुछ उम्मीद दिलाता है। आप भी इसी कैफियत में मुब्तला हैं, और जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ हुआ है और बांग्लादेश, हम दोनों ही खासे बाहर ही हैं, ये तवक्कुआत आपकी हमारी टीम से थी, या आपको कहीं लगता था कि कोई हम अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जो वो एक हमारा होता है उसमें हम तुक्के से जीत भी सकते थे? नहीं शिफा, दरअसल लोग तवक्को यही कर रहे थे। जिस तरह की टीम मुंतखब हुई थी, टीम के मुंतखब होने पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई, और फिर उसके बाद आप अलमिया देखें कि पाकिस्तानी टीम अपने ग्रुप चौथे और आखिरी नंबर पर आई। बांग्लादेश की टीम हमसे ऊपर है, दोनों टीमों का 1-1 पॉइंट था, लेकिन बांग्लादेश का नेट रन रेट हमसे ज्यादा था, और इसी तरीके से भारत और न्यूजीलैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। मैं समझता हूँ इस तबाही का आगाज 2019 के बाद से हुआ, वर्ल्ड कप के, जब सरफराज अहमद को कप्तान और मिकी आर्थर को कोच के ओहदे से हटाया गया, और मिसबाह-उल हक को हेड कोच और बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। उसके बाद से आप देखिए मुसलसल तब्दीलियां। मिसबाह-उल हक को तो इतने इख्तियारात दे दिए गए कि वो हेड कोच भी थे, चीफ सेलेक्टर भी थे, बैटिंग कोच भी थे, बहुत सारी चीजें। और फिर आजकल ट्रेंड है, आपको पता नहीं, आपको नहीं पता कि आजकल ट्रेंड है सर, एक ही इंसान के पास 4-4 चीजें। जैक ऑफ ऑल है ना, मास्टर ऑफ नन, ठीक है ना, यही है ना आजकल तो। लेकिन ये कि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट के मामला चल रहे हैं शिफा, जिस तरीके से गुज़िश्ता 1-2 बरस में कोचेस तब्दील हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रन कर रहे हैं, शोर मचना शुरू हो गया है कि मोहसिन नकवी साहब ने ठीक है बिल्डिंग बनाई, लेकिन लोग तो आज ये दुआ कर रहे थे कि बारिश हो जाए ताकि हम बांग्लादेश के खिलाफ भी हजीमत से बच जाएं, क्योंकि इसी बांग्लादेशी टीम ने इसी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हमें 2 टेस्ट मैचेस में हराया था। तो अब आप लोगों की ये देखें, वरना लोग कहते थे अरे हमारे बाएं हाथ का खेल है बांग्लादेश को हराना, लेकिन अब इतना कुछ हो गया, और फिर आके हेड कोच ये फरमाते हैं कि ना तजुर्बाकारी टीम को ले डूबी। तो भाई सिलेक्ट किसने किया था? आपने किया था ना, ना तजुर्बाकार। वो आप उसको उस्मान खान को लेके घूम रहे हैं कि उस्मान खान साहब जो है वो कोई वनडे नहीं खेले, 18 T20 खेले, और टीम के साथ हैं। पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम मुंतखब हुई। तो मिर्जा साहब, मुझे दरअसल हंसी आ रही है, आकिब जावेद साहब की कुछ स्टेटमेंट्स मेरे कानों में पड़ी, और मुझे अब समझ नहीं आया कि उस वक्त तो कि मैं रोऊं या मैं हंसूं। वो कहते हैं दिस इज द बेस्ट दैट वी हैव गॉट, और बाबर आजम और इन लड़कों को अगर हम ना खिलाते तो क्या हम अंडर 19 की टीम को खिलाते? वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो तो नहीं मानते कि सिलेक्शन या कोई ऐसा जो मामला है हमारे हाथ में खराब हुआ। हम तो वो तो कहते हैं कि सब ठीक था।
उनसे सवाल करें कि वो गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं। जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे पर गई, 26 खिलाड़ी इन्होंने सेलेक्ट किए थे, वो कहाँ चले गए? फिर जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जो सीरीज जीते 2-1 से, वनडे सीरीज, बड़ी वाहवाह हुई कि पाकिस्तान ने 20-22 बरस बाद ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। उस टीम के जो वनडे सीरीज जीते थे, उसके 7 खिलाड़ी इस चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल नहीं थे। चले 7वें को तो निकाल दें, साइम अयूब अनफिट हो गया, बाकी खिलाड़ी कहाँ गए? आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, सुफियान मुकीम, हसीबुल्लाह खान, एक लिस्ट है। तो आपके सिलेक्शन में तसलसल नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। सही है। अच्छा, अब मिर्ज़ा साहब, दास्तान तो ये चल रही है कि रिजवान के आकिब जावेद साहब के साथ भी बड़े शदीद इख्तिलाफात थे, और जो सिलेक्शन कमेटी है उनके साथ वो भी इस हवाले से ऑन बोर्ड नहीं थे, रिजवान के हवाले से। देखिए, अब रिजवान जब, अब वो कहते हैं ना कि अब सांप निकल गया, लकीर पीटने का क्या फायदा? अगर रिजवान अपने कुछ लोगों से, करीबी लोगों से ट्वीट करवा रहे हैं कि उनकी पसंद की टीम नहीं थी, तो जब आपकी पसंद की टीम नहीं थी तो आप उसी वक्त कह देते, रिजाइन कर देते। कप्तानी में ऐसे कौन से सुर्ख आपके पर लगे हुए थे? लेकिन रिजवान बहुत सियासत कर रहे हैं। मैं अगर बरमला कहूं तो बुरा नहीं होगा। उन्होंने अपने ग्रुप को तगड़ा किया हुआ है, और उस ग्रुप की वजह से बाकी लोग जो हैं वो इन नहीं हो पा रहे, और उसी की वजह से आप खुशदिल शाह को कौन लेकर आए? रिजवान लेकर आए ना। तो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही हैं, और एज अ कैप्टन T20 के। हाँ, तो फहीम अशरफ को आकिब जावेद लाए थे? नहीं, फहीम अशरफ तो कहीं और से आए थे, सियासी बुनियादों पर। सबको पता है कि कौन लेकर आया था फहीम अशरफ को, और वो बेचारे चैंपियंस ट्रॉफी में वो फोटो, वो तस्वीर काम कर गई है नवाज शरीफ साहब के साथ। तो हाँ, तो अब हर कोई अपनी खिंचवाएगा तस्वीर, जाके आला ओहदेदारान के साथ वो तस्वीर एक नहीं, वो तस्वीर भी तो चल रही है, झुके हुए जो हैं सरकार के आगे। हारिस रऊफ, बिल्कुल बिल्कुल, हारिस रऊफ की तस्वीर है। आप हारिस रऊफ की एहतराम है ना, ये बेचारे बहुत एहतराम करते हैं हमारे क्रिकेटर्स अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए। तो इसलिए एहतराम ही जरूरी है बहुत। अच्छा, अब मिर्जा साहब, आगे क्या होगा? 16 मार्च से न्यूजीलैंड का जो टूर है वो खेलना है, और आकिब जावेद साहब की जो जिम्मेदारी थी वो चैंपियंस ट्रॉफी तक थी, वो खत्म हो गई है। अब आगे आप क्या होते देख रहे हैं? कोई तब्दीलियां, कोई सर्जरी, या बस ऐसे ही चलेगा? अब सर्जरी का तो नाम न ले लोगों को। अब सर्जरी का नाम न ले शिफा, लोगों को सर्जरी से तो बड़ी चिढ़ आ गई है। सर, जुकाम की दवाई, नजला जुकाम, फिर नजला जुकाम की दवाई का करते हैं, कुछ ड्रिप लगाते हैं, वो टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, उससे मरीज जो है वो सही नहीं होगा। क्योंकि 9 जून को गुज़िश्ता बरस जब हम भारत के खिलाफ हारे, तो पीसीबी के चेयरमैन ने कहा सर्जरी होगी। अब हसन अली जो बाबर आजम के इतने सपोर्टर हैं कि किंग है, उन्होंने तो कह दिया कि सर्जरी के लिए इक्विपमेंट नहीं है इनके पास। अब वो मरीज जो है दोबारा टीम में आ गए जिनकी सर्जरी होनी थी, तो कौन करेगा? मेरे ख्याल में नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी चलती रहेगी। अब देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी तब्दील होती है या नहीं, क्योंकि एक सिलेक्टर ऐसे हैं कि जो फुटबॉल पे प्रोग्राम किया करते थे टेलीविजन पे, फुटबॉल उनको बड़ा शौक है, वो क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन एज अ डाटा एनालिस्ट वो पाकिस्तानी टीम को मुंतखब कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। तो बस अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का, अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का, और भी बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन क्रिकेट इज़ वन ऑफ देम। ये तो हमारी कभी प्राइड हुआ करती थी, लेकिन फिर प्राइड तो हमारी हॉकी भी हुआ करती थी। अब मैं कौन कौन से दिल के फपोले जो हैं वो फोड़ूंगी, जहाँ जहाँ हाथ लगाओ तो जिस तरफ देखो वहाँ पर तकलीफ नज़र आ जाती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। और अब इसी पॉइंट पे मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। इस सारे इशू के ऊपर इतनी डिटेल्ड आज हमने गुफ्तगू की है कि मेरे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं बचती बाकी, लेकिन खुदारा कुछ सोचिए, कुछ करिए। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान क्रिकेट को भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।